और अब खबरें तफसील से। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों और टेरर फंडिंग के मुलजमीन मसरत आलम, शबीर शाह और दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी से एनआईए ने पूछताछ की। तीनों मुलजमीन को आज एनआईए अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर अदालत ने वादी में पत्थरबाजी वाकयात के मामले में तीनों मुलजमीन से एक साथ पूछताछ करने की एनआईए को इजाजत दे दी थी। एनआईए ने तीनों मुलजमीन से कमरे अदालत में ही पूछताछ की। वाज़ेह रहे कि मसरत आलम को कल जम्मू से तिहाड़ जेल मुंतकिल किया गया था। मसरत आलम के खिलाफ जंग छेड़ने समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। मसरत आलम ने सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ पत्थरबाजी के सिलसिलावार वाकयात की निगरानी की थी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियतों की बहबूद के ताल्लुक से दिल्ली में मीटिंग की। मीटिंग में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक़लियती तबके के 5 करोड़ अफराद को स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जिसमें 50% ख़वातीन होंगी। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख अक़लियती अफराद को रोजगार देने और रोजगार के लायक बनाने का काम किया जाएगा। अधिकारी, मैं और हमारे एमओएस श्री किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक की है। हम लोगों का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसमें किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रोड़ा नहीं होना चाहिए, उसको हम ध्यान देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि अल्पसंख्यक समाज जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, 6 मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन तक जो है वो मजबूती के साथ, विकास के साथ साथ विश्वास का भी माहौल बने। हमने लक्ष्य रखा है कि 5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। उसमें हमारी कोशिश होगी कि 50% लड़कियां हों। उसी तरह से हमारी कोशिश है कि 25 लाख अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोज़गार और रोज़गार के मौके के साथ जोड़ें। मैं आज पहले बार मीटिंग अटेंड किया और ये माइनॉरिटी अफेयर्स के माध्यम से जितना काम हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए देश में, वो पहले के सरकार में इतना कभी हुआ नहीं है। इसका मुझे लगता है कि प्रचार नहीं हुआ। नकवी जी पिछले कई सालों से इस मंत्रालय को देख रहे हैं, अभी हम साथ में काम करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया है, वो फिटिंग होता है इस मंत्रालय में। और लोग जो हमारा सरकार को कुछ कहें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है, माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए जितना काम किया कभी नहीं हुआ और इसका प्रचार होना चाहिए। और जोर से नकवी जी का साथ अभी 5 साल में हम लोग पूरा लगन के साथ काम करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने असेंबली स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपना इस्तीफा असेंबली स्पीकर को सौंप दिया है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। पाटिल का कहना है कि उनके साथ 10 से ज्यादा कांग्रेसी एमएलए भी बीजेपी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका। महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल मुस्तफी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा असेंबली स्पीकर को सौंप दिया है और जल्द ही वो बीजेपी में शामिल होंगे। मुल्क में निपा वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि सभी एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कहा कि केरला में निपा वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई है। मरीज के राब्ते में आने वाले 84 लोगों की शिनाख्त की गई है। उन सब की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमा जंगलात से चमगादड़ों को पकड़कर उनकी भी जांच करने के लिए कहा है। और अब मायावती की बड़ी बातें।
लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कायम बीएसपी और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ह किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वक्त के लिए उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश मुस्तकबिल में खुद को तब्दील नहीं करते हैं तो उनका अकेले चलना ही बेहतर होगा। मायावती ने इल्ज़ाम लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी उम्मीदवारों को यादवों के वोट नहीं मिले। हद तो यह है कि यादवों की अक्सरियत वाले हलकों में भी समाजवादी उम्मीदवार हार गए। मायावती ने आइंदा होने वाले असेंबली के ज़िमनी चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस वोट व सपा का अपना बेस वोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। अखिलेश यादव ने भी मायावती को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी ज़िमनी असेंबली चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की बरकरारी पर गौर भी किया जाएगा। करके यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। श्रीनगर में चोरी का अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाकया पेश आया है। बुर्का पहने 2 खवातीन ने सोने की एक दुकान में यह वारदात अंजाम दी। यह वाकया बरबरशाह श्रीनगर में पेश आया है। बुर्कापोश खवातीन ने सोना खरीदने की आड़ में सुनार को ही लूट लिया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। मरहबा ज्वेलर्स के मालिक अशफाक अहमद जरगर का कहना है कि मुतल्लिका खवातीन ने कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर दिया और सोने की अशिया लेकर फरार हो गई। अभी तक यह वाज़ेह नहीं हुआ है कि उन्होंने कितना सोना चुराया है। दुकान के मालिक का कहना है कि 2 में से एक खातून दूसरी मरतबा उनके पास खरीदारी की गरज से आई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। दूसरा डब्बा में निकालने जाता हूँ सेफ की तरह तो ये लोग मुझे ऐसे पकड़ते हैं। मैं इस हाथ से मतलब खींचना चाहता हूँ, मुझे लगा जैसे वेट टिश्यू होता है ना, मतलब जो ना दावत पे देते हैं हाथ साफ करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मतलब मुझे ये लगी ठंडक मुँह के। ये मुझे ऐसे पकड़ के जा रहे, मैं इनको हाथ खींचना चाहता हूँ, ये मुझे पीछे करते ऐसे, मुझे लगता है कुछ प्रिक हुआ जैसे कंडी छान मैं बस ये मैं कंडी अम पे बस मैं वो ٲرق सो मैं चल जन जू कोड़ पे नेबर बह त्रो छोरी शरीर रोड में अम पे जब मैं नीचे गिरा मैं देख पाता हूँ, मतलब मे गन तल दुगोश और योर कर पर बस वन बह कर मूवमेंट मे बसान बस दिवान मगर क्रैक देख खसान मे बसान पानी कि बस दिवान क्रैक तम पे मैं लगा पाई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में हूँ,
फिर मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ लाइटें मुझे दुगो जैसा हो रहा है लाइटों पे। फिर उधर मुझे ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल में, मैंने बोला हुआ क्या है, दुकान में कस्टमर था, उधर क्या हुआ, बोल रहा है कुछ नहीं, उधर थोड़ी सी चोरी होगी। मैं बोलता हूँ क्या हुआ है, बोल रहे कि उधर रिंग का डब्बा उसने उठाया है। मैं उनको बोलता हूँ वहाँ पे वो हल्का ही था वो डब्बा, उसमें ज़्यादा सामान नहीं था। फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एसएचओ साहब होते हैं सारे पुलिस के, अपना ये तब तक देखा होता है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, वही मतलब वो दिलासा देते हैं बहुत अच्छे से। तो कितने का नुकसान होगा, कितने की चोरी सर होगी? अभी तक सर हमने पूरा ये सामान निकाला नहीं, हम कल बना रहे थे लिस्ट, मगर एक आता था दूसरा जाता था, एक आता था, इसलिए हमने पूरा ये नहीं किया। तो जब ये इन्होंने आपके मुंह पे रुमाल रखी तो आप रजिस्ट नहीं कर पाए, आपने कोशिश नहीं की? जब सर उन्होंने मुझे यहाँ पे ये किया ना, यहाँ पे पकड़ा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा किया, मुझे मतलब कुछ प्रिक जैसा लगा। उसके बाद मतलब बोलते हैं कि सांस लेना ही मैंने छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब जैसे कि कश्मीर बोलते हैं कि कैसे फॉल चीज़, मतलब एकदम सेटल हो गया मैं, शौक लोग शौक बराबर लोग में शौक। कश्मीर में अपनी नबीयत का शायद ये पहला एक जुर्म ऐसा होगा जहां दो बुर्कापोश खवातीन दिन दहाड़े इस दुकान में आके सोना मांगती है, लेकिन जब दुकानदार उनको सोना दिखाने की कोशिश करता है तो वो कुछ केमिकल निकाल के उस दुकानदार को बेहोश करके, ये जो दोनों खवातीन हैं इनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सीसीटीवी फुटेज कितना काम आती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक अहम मीटिंग की। उसमें वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर के आला अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर गुफ्तगू की गई और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वादी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। अमित शाह की क़यादत में वज़ीर दाखिला ने वादी में 10 सरकर्दा मिलिटेंटों की हिट लिस्ट तैयार की है। फोर्सेज के इनपुट से तैयार करदा फहरिस्त में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू, लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर वसीम अहमद, अनंतनाग में सरगर्म हिजब मिलिटेंट मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी, बारामुल्ला में हिजब का डिस्ट्रिक्ट कमांडर मेराजुद्दीन, श्रीनगर में हिजब के कैडर में इजाफे के लिए सरगर्म डॉक्टर सैफुल्ला उर्फ सैफुल्ला मीर, पुलवामा में हिजब का डिस्ट्रिक्ट कमांडर इरशादुल हक, पाकिस्तानी मिलिटेंट और जैश मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर हाफिज उमर, अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेज के साथ लड़ने वाला जैश मिलिटेंट जाहिद शेख उर्फ उमर अफगानी, मुख्तलिफ नामों जावेद, मत्तू, फैसल, शकेब से पहुंचाने जाने वाला शुमाली कश्मीर में अलबदर का डिवीजनल कमांडर और हिज्ब कमांडर कुपवाड़ा एजाज अहमद मलिक के नाम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि रवां साल वादी में 102 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। तकरीबन 286 मिलिटेंट अभी भी सरगर्म बताए जा रहे हैं। मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम के करीब है और अब सभी ईद की तैयारियों में मशगूल हो गए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में बाजारों में चहल पहल में इजाफा हो गया है। लोग मलबूसात, खाने पीने की अशिया और दीगर सामान की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ईद के मौके पर खसूसी पकवान तैयार किए जाते हैं और मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा की जाती है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी खरीदारों का हुजूम है। लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी और मटन चिकन खरीद रहे हैं। बाज़ खरीदारों ने बेकरियों और मिठाई की दुकानों में ज़्यादा कीमतें होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया बाज़ारों में अशिया की कीमतों की निगरानी करने में नाकाम है। खरीदारों के मुताबिक ख़ास तौर से मटन के लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। मिठाई भी करता है, अभी मैंने दाल लिया था, अभी मैंने दाल वाल लिया था। 1 महीने में रोज़े थे, अब हम लेने हैं बेकरी, लेने हैं नमकीन, मीठा। 1 महीने के बाद हम लंच करेंगे, इसलिए हम आए हैं बेकरी लेने के लिए यहाँ शॉप पे। रेट्स की बात ही नहीं, एक दुकान पर एक रेट है, दूसरी दुकान पर दूसरे रेट है, डिफरेंट रेट्स, एक ही रेट नहीं है। दाल वगैरह लेना है, केक लेना है, बच्चों की डिमांड होती है, मेहमान आते हैं इस वक्त, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा शॉपिंग करना है, ये चीज़ लाना है। श्रीनगर के इलाके पंथा चौक में कल शाम 9 बजे के करीब कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने खुनमू श्रीनगर के रहने वाले समीर अहमद को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद में अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ बैठा। मुतल्लिका नौजवान पेशे से ड्राइवर था। पंथा चौक पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर आज सुबह
जूं ही समीर की लाश उनके आबाई गांव खुनमुह पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बुझ गया। उसकी नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर उधमपुर में मुख्तलिफ कैंप्स लगाने शुरू हो गए हैं, जिनमें यात्रियों के लिए लंगर का इंतजाम किया जा रहा है और दीगर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला का कहना है कि लंगर लगाने के लिए इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी गई है कि वो हर मुमकिन सहूलियात मुहैया कराएं। की तैयारी पूरी शुरू करी है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो शेड है तैयार हो, हम और बोले की सेवा में लगे। हम तो सारे हिंदुस्तान के शिव भक्तों को एक संदेशा ये देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आप अमरनाथ यात्रा पे आएं। इस बार बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है, प्रशासन की तरफ से पूरा साथ दिया जा रहा है। उधमपुर में सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो हाईवे के कारण है, बिकॉज यात्रा का मेन रूट इस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि यात्रा की मूवमेंट को हम कैसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटेट करवा पाएँ, जिसके लिए रोड साइड पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लंगर लगाए जाते हैं। उर्दू के बुलंद पाया शायर और इस्लामी स्कॉलर अल्लामा शिबली नोमानी का आज यौम पैदाइश है। शिबली नोमानी का शुमार हिंदुस्तान की उन अजीम शख्सियतों में किया जाता है जिन्होंने हमारी तहजीबी शनाख्त कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। उर्दू के बुलंद पाया नक्काद, मुहक्किक, शायर और इस्लामी स्कॉलर अल्लामा शिबली नोमानी का शुमार हिंदुस्तान की उन अजीम शख्सियतों में किया जाता है जिन्होंने हमारी तहजीबी शनाख्त कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। शिबली नोमानी 1.5 सदी कबल हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के दिनों में 4 जून 1857 को उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के गांव बिंदवाल कस्बे जयराजपुर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। सिर्फ 19 साल की उम्र में शिबली नोमानी ने फरीज़े हज अदा किया, जिसके बाद वकालत की तालीम भी हासिल की, लेकिन इस पेशे में दिल नहीं लगा। इसी दौरान उनकी सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो अलीगढ़ में फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। उर्दू के अलावा शिबली नोमानी अरबी, फारसी और तुर्की जुबानों के आलिम थे और बाद में उन्होंने थॉमस आर्नोल्ड जैसे स्कॉलर से फ्रांसीसी भी सीखी। 1898 में सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद अल्लामा शिबली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रुखसत हो गए और रियासत हैदराबाद के मुशीर महकमा तालीम मुकर्रर हुए। 1905 में हैदराबाद छोड़ने के बाद वो लखनऊ चले आए। लखनऊ में उन्हें नदवतुल उलमा का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया, जिसके बानियों में वो खुद भी शामिल थे। 18 नवंबर 1914 को अल्लामा शिबली का इंतकाल हुआ और उसके 3 रोज बाद 21 नवंबर 1914 को दारुल मुस्लिफीन आजमगढ़ का पहला इजलास मुनाकिद हुआ। उर्दू तनकीद के इब्तिदाई दौर के ताल्लुक से शिबली नोमानी का मुकाम बहुत ऊंचा है। उनकी मायनाज तसनीफ शेरुल अजम उर्दू में फारसी शायरों के अहवाल और फारसी शायरी की कद्र कीमत की नाकिदाना बयान पर पहली मजबूत किताब का दर्जा रखती है, लेकिन उनका सबसे मकबूल और हर दिल अजीज कारनामा सीरतुन नबी की तसनीफ है। सीरतुन नबी की पहली 2 जिल्दें अल्लामा शिबली ने खुद लिखी और बाकी 4 सैयद सुलेमान नदवी ने उनके तहकीकी काम की रोशनी में तहरीर की। अल्लामा शिबली नोमानी की दीगर तसानीफ में अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सवानिह मौलाना रूम, सीरतुन नोमान, इल्मुल कलाम और मकालात शिबली शामिल हैं। शिबली नोमानी को शेर गोई का भी बड़ा शौक था। उन्होंने गजलें भी लिखी और असली मौज़ूआत पर नज़में लिखकर कौमी बेदारी के लिए कोशां रहे। जहान उर्दू अल्लामा शिबली नोमानी को मशरिकी और इस्लामी तहजीब व सकाफत के अमीन और अजीम स्कॉलर के तौर पर हमेशा याद रखेगा। जमा कर लीजिए गैरों को मगर खूबिये बज़्म, बस वहीं तक है कि बाजार न होने पाए। फराजदार पर भी मैंने तेरे गीत गाए हैं, बता ए जिंदगी तू लेगी कब तक इम्तिहान मेरा। ब्यूरो रिपोर्ट।